नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं चंद्रकांत मीना, एमएससी एग्रीकल्चर और बात खेती किसानी की। आज हम बात करेंगे एक और तत्व की, माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक तत्व नहीं है, माइकोराइज़ा एक तरह की फंगस है। फंगस मतलब फफूंदी। आप हमारी जो मृदा है, ये जो मिट्टी है, इसमें कहा जाता है या ये फैक्ट है कि 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ तक बैक्टीरिया फंगस होते हैं। अब आप सोचिए कितने सूक्ष्म ये बैक्टीरिया और फंगस होंगे कि 1 ग्राम मृदा में मात्र 1 करोड़ तक बैक्टीरिया और फंगस पाए जाते हैं। इस 1 करोड़ की संख्या अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि इनको नष्ट करने के लिए हमने जो उपाय किए हैं, हमारी खेती में जो तत्व अब हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंगिसाइड मतलब फफूंदनाशक, कीटनाशक, ये सब इस छोटे छोटे जो बैक्टीरिया और फंगल्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करते हैं। आज सिर्फ बात करेंगे एक अकेले फंगस की, इसका नाम है माइकोराइज़ा। एक तरह की फंगस है, फफूंद है। क्योंकि जो फसलों में रोग लगते हैं, वो रोग लगने के पीछे 2 ही कारण होते हैं, या तो फंगस होती है या कोई बैक्टीरिया वायरस होते हैं। तीनों कारण होते हैं, वहाँ जाएंगे। तो फंगस 2 प्रकार की फसलों में पाई जाती है। एक मित्र फफूंद होती है और एक एनिमी, शत्रु। मित्र फफूंद उसको कहा जाता है जो हमारी फसलों को रोगों से बचाती है, या जिन फंगस के कारण, जिन फफूंद के कारण रोग लगता है, उन फफूंदों को नष्ट करती है। उनमें से एक है माइकोराइज़ा, बहुत ही उपयोगी। आज आप देखेंगे तो माइकोराइज़ा को लेकर के मार्केट में आपको बहुत सारे उत्पाद दुकानों पर मिल जाएंगे कि माइकोराइज़ा जैसी कोई चीज़ है और उसको डालना चाहिए। और जैविक खेती में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये किसी तरह का केमिकल नहीं है, एक फफूंद है और फफूंद बहुत ही लाभदायक है। क्या काम होते हैं इसके और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, आइए थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी 3 स्पीसीज होती है। 3 स्पीसीज होती है। एक को कहते हैं इंडो, सेकंड एक्टो, थर्ड इज सूडो। इंडो, एक्टो, सूडो, इसी की वैरायटी, मतलब इसकी स्पीसीज है, प्रजाति है। ये क्या करती है, इंडो जो हमारी जो पौधों की पत्तियां होती है, पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आप भोजन बनता है, और ये भोजन जाइलम फ्लोएम से पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है, और उधर नीचे रूट के माध्यम से वही जड़ों तक जाता है, और जड़ों से यहाँ तक आता है। ये प्रक्रिया जैसे हमारे शरीर में रक्त संचार चलता रहता है पूरे शरीर में, सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, ठीक उसी प्रकार पौधों में ये चलता रहता है। एक शक्ति बढ़ाती है, शक्ति प्रदान करती पत्तियों को हवा से पानी खींचने की। अगर आपको उदाहरण से समझाऊं मैं, तो रेतीले स्थान में कभी आप गए हो या देखा हो तो धतूरा एक पौधा होता है, धतूरा, जिसको कनक भी कहते हैं। कनक पे एक दोहा भी है, जिसको खाने से पागल हो जाते, कनक कनकते सौगुने मादकता दिखाए, जो खाए वो रहा है, वो जो पाए वो रहा है। एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा, और गेहूं को भी कनक बोला जाता है। तो यहाँ हम बात कुछ और कर रहे थे। बात ये थी कि जो धतूरा होता है रेतीले स्थान में, या जो रेगिस्तान वाली जो भी पौधे हैं, या धतूरे ही हम उदाहरण लेके चलते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ उसको जब आप निकालेंगे तो उस जमीन में वहाँ पे पानी नहीं है, मतलब तो फिर वो पानी आ कहाँ से रहा है। तो जो वायुमंडल में हमारे जल वाष्प मौजूद है, वायुमंडल में जो नमी है, जो पानी है, ये पत्ती उसको खींच के और पौधे को वो पानी उपलब्ध कराती है। ये प्रवृत्ति कहाँ से आती है, माइकोराइज़ा की जो इंडो स्पीसीज पौधों में जब अगर हमारी ज़मीन में होगी
तो ये स्थिति में हमारा पौधा रहेगा। तो इससे मतलब ये समझेंगे कि अगर सूखे की स्थिति भी बनती है और हमारी ज़मीन में माइक्रोराइजा पर्याप्त है तो सूखे की स्थिति में भी हमारी फसलें सर्वाइव कर जाएगी, मतलब सूखे की स्थिति से लड़ने की क्षमता रखेंगी। तो पहले आज मतलब हम देखें तो सिंचाई की बहुत व्यवस्थाएं हो गई है और फसलें अच्छे से पैदा होने लगी, लेकिन बहुत समय पहले अगर हम जाएं तो हमारे भारत में इतनी अच्छी सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बारिश आधारित खेती थी। लेकिन फिर भी जैसे रबी सीजन की हम बात करें तो बारिश खत्म होते से किसान चने, अलसी, मसूर इस तरह की फसल बो देते थे और वो बिना पानी के पक जाती थी, क्योंकि ये क्षमता हमारे फसलों में थी। आज की स्थिति ये है कि अगर कोई चना बो देगा और पानी नहीं देगा तो उस फसल का पैदा होना मुश्किल है। तो इसको इस तरह से आप समझिए। एक्टो क्या करता है, ये स्पीसीज इसकी एक वैरायटी, इसकी स्पेशल गुण होता है। ये क्या करता है, एक्टो इन तत्वों को जो हम केमिकल के रूप में या जमीन में जो बैक्टीरिया के रूप में जो फास्फोरस और पोटास या नाइट्रोजन जो जमीन से मिलता है उसको अपने अम्लों में परिवर्तित करता है। अगर जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो चने की फसल या जो भी दलहनी फसल है, सोयाबीन हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें देखने को मिलती है। ये फसल है, ये इसकी जड़ें हैं। तो इनमें यहाँ छोटी छोटी हल्की हल्की सी आपको मोती के आकार की गांठें या दाने के आकार की ऐसी गांठें देखने को मिलेंगी। कभी नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देख लीजिए। इन गांठों को कहते हैं नाइट्रोजन ग्रंथि। ये जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। इस नाइट्रोजन को खींच करके इन गांठों में आ जाता है और ये फिर वापस से तत्व के रूप में फसल को मिलता है। तो ये इसको जब गांठों के रूप में नाइट्रोजन एकत्रित हो गया है तो ये 23 प्रकार के अम्ल में बदलाएगा। इनको अम्ल में बदलाएगा तभी फसल उसका उपयोग कर पाएगी। डायरेक्ट नाइट्रोजन लेगी तो फसल सूख जाएगी। या अगर आप देखिए जो कच्चा गोबर या गाय भैंस का मूत्र होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, वो जहाँ डायरेक्ट सीधा गाय भैंस गोबर करती है वहाँ घास भी नहीं उगती, सीधी सा कहना ये है। तो वो सीधी मात्रा में नहीं रहता, वो जब अम्ल में बदलाएगा तो उसको बदलने का काम ये करती है सूडो रोग प्रतिरोधी क्षमता और अन्य चीज़ें फसलों के लिए सहायक की क्रिया में सूडो सहायक होती है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी की किसान को ज़रूरत नहीं है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन किसान के लिए इतना सा समझ लेना काफ़ी है। तो इस तरह से आज हमने माइक्रोराइजा के महत्व को जाना, फसल में किस तरह से ये रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है, फसलों को रोगों से बचाता है, कई कीटों से बचाता है। तो अगली वीडियो में हम कुछ और नया लेकर के आएंगे, खेती किसानी की चर्चा करेंगे और दूसरे तत्व या किसी और बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।